सियासत का मौसम हो और सियासतदान उसकी चर्चा ना करे, ऐसा असंभव सी बात है। अलवर जिले के पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री और इस अलवर जिले के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश कुमार आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा सुना है कि इस चुनाव पे आपकी बहुत पैनी नजर है। लगातार वॉच कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस कहाँ ताकतवर है, कहाँ कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ ताकतवर है और कहाँ कमजोर है। 15 दिन का समय शेष बचा है। क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है अभी? देखिए महेंद्र जी, 40-42 वर्ष से हम राजनीति में हैं, तो चुप तो बैठते नहीं। हमारा जो फ्रेंड्स का सर्किल है जनरली वो भी पॉलिटिशियंस हैं, सारे मित्र हैं। तो ऐसा कहा जाता है जैसे राजनीति है एक खुजली की तरह है। जैसे मौसम आता है ना, बरसात का मौसम आता है, खुजली पैदा हो जाती है, उसी तरीके से चुनाव आते ही पुराने नेता घर से निकल पड़ते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे होली का टाइम होता है तो बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, डांस करने लगते हैं। ये सही बात है, ये हमारा खेल है और खेल खेलने का मौका है। तो जनता जनता आपकी फुटबॉल है। जनता फुटबॉल तो नहीं कहिए, जनता तो निर्णायक होती है और जनता का फैसला ही फाइनल फैसला होता है। तो चुप तो कोई बैठता नहीं, लेकिन मैं जरूर इस बार इस चुनाव में पहली बार एक्टिव नहीं हूँ। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में एक्टिव नहीं हूँ। बाकी मुझे इतना आइडिया जरूर है कि किस पार्टी के फेवर में क्या चल रहा है, किस में क्या। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की जो ताकत है वो क्या क्या है। देखिए, यहाँ हमारी जो शासन प्रणाली है उसमें वोट से इस प्रणाली का परिणाम आता है, वोट से राजा बनता है। वोट का जो प्रतिशत है वो देश की दो बड़ी, वैसे तो सब पार्टियों, आजकल रीजनल पार्टियां भी अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अधिकतर हिस्सों में कांग्रेस और बीजेपी में वोट का बंटवारा होता है। लगभग 65% वोट पोल होते हैं। 65%, 35% लोग तो वोट डालने नहीं जाते, चाहे कारण कुछ भी हो। अब 65% में रीजनल पार्टियां भी आ गई, निर्दलीय भी आ गए, कांग्रेस और बीजेपी भी आ गए, तो इनका अंतर 4-5% के लगभग होता है। एक 1971 को अगर छोड़ दें तो उसमें जरूर 53-54% वोट इंदिरा गांधी की पार्टी को मिले थे। कांग्रेस आई जब नहीं बनी थी, कांग्रेस थी और उसमें 411 सीट आई थी। उसके बाद जितनी बार भी, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का हो और चाहे अब आगे तो अब होने जाएगा, इनमें इतना प्रतिशत वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिले। अब पार्टियों में 3-4-5% का अंतर होता है। तो जहां रीजनल पार्टियां जहां स्ट्रोंग है वहां पर बीजेपी को बड़ा सेटबैक लग रहा है, और जहां कांग्रेस पार्टी का वो है वर्चस्व रहा है जिन जगह, वहां लीडरलेस होने के कारण कांग्रेस कमजोर पड़ गई। वहां बीजेपी को बहुत अच्छा बढ़त मिल रही है, वहां मौका मिल रहा है। क्योंकि आज जैसे गाड़ी है, ट्रेन है, बिना ड्राइवर के नहीं चलती, ड्राइवर होना चाहिए। आज पार्टियों को वोट नहीं मिल रहे, ड्राइवर कौन है? नेता को वोट मिलता है। तो बीजेपी के पास नेता है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है। मैं कोई राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूं, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी देश ने उसको स्वीकार नहीं किया। अपन अगर बात करें सिर्फ अलवर लोकसभा क्षेत्र की और उससे सटती हुई जयपुर ग्रामीण पे भी बाद में बात करेंगे, लेकिन अलवर में क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी कहाँ ताकतवर है और कांग्रेस कहाँ ताकतवर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक कास्ट बेस पर, क्योंकि यहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है, दूसरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो जो माहौल बनाया बीजेपी ने, तो उस माहौल के हिसाब से उन्होंने यादव कम्युनिटी को वोट देना उचित समझा। और वो भी यादव में आज की तारीख में बड़ी हैसियत का यादव है, क्योंकि बड़े जो यादव थे उनको तो मोदी जी ने ठिकाने लगा दिया सबको। जैसे लालू प्रसाद जी का परिवार था, तेजस्वी बहुत ताकतवर आदमी है,
लेकिन पूरी ताकत लगा करके उसको बिहार में रोकने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। मुलायम सिंह जी के परिवार पर पूरी कोशिश हो रही है कि इनको यहीं रोक दिया जाए। उधर राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा में यादव में लीडर कहलाता है, उस पर भी बीजेपी की सीधी निगाह टिकी हुई है, उसको भी कमजोर कर रही है। सही पार्टियों का काम है, दूसरों को कमजोर करेंगे तभी तो राज में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब लीडर्स लग गए तो फिर भूपेंद्र से बड़ा कोई यादव नहीं है, तो उन्होंने भूपेंद्र को यहाँ से कैंडिडेट उतारा। तो अच्छा कैंडिडेट उन्होंने सोच समझ के उतारा है, पढ़ा लिखा भी है, मिनिस्टर भी है, एक अट्रैक्शन है आज जनता में कि भाई ये बड़ा आदमी है, इसके ही वोट बन जाते हैं अपने आप। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पहली बार, मैं ये कहता हूँ, बड़ा सोच समझ कर टिकट दिया एक युवा लड़के को। वो ऑलरेडी विधायक भी है, मंडावर से विधायक भी है, वो विधायक में भी अच्छे वोट से। फिर उसकी स्टूडेंट बैकग्राउंड, उसकी जो बैकग्राउंड है वो स्टूडेंट लीडर रहा है, तो उसका संपर्क स्टूडेंट से, गांव से बड़ा व्यापक संपर्क है, तो वो भी कैंडिडेट अच्छा उतारा है। लेकिन अब जो थोड़ा सा लोगों में चर्चा है वो ये है कि कांग्रेस उतनी मुस्तैदी से, उतनी ताकत से, उतनी व्यूह रचना को लेकर के लीडरशिप के अभाव में कांग्रेस मारी जा रही है। अलवर में कांग्रेस के कैंडिडेट तो उछल कूद भागदौड़ पूरी कर रहा है, एक्सेप्टेबल भी है युवाओं में। मैं बैरोड, बानसूर, इधर उधर सबसे मेरे पास फोन आते रहते हैं, तिजारा भी, टपुकड़ा भी, और आपका रामगढ़ भी, राजगढ़ भी। 40 साल से हूं तो मेरे मित्र तो हैं, मैं पूछता रहता हूं क्या है क्या नहीं। लेकिन डायरेक्शन, दिशा, व्यू रचना रचने वाला आदमी भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास अभी अलवर में मैनेज करने वाला नहीं है। कैंडिडेट के पक्ष में युवा बहुत हैं, ये नहीं है कि कैंडिडेट ऐसे जैसे पहले 2-2, 3-3, 4-4 लाख के अंतर से हार जीत होती थी। अब की बार मुकाबला है। दूसरा मुकाबला होने का कारण ये भी एक बड़ा मुकाबला है कि जैसे मैं लीडर हूं तो बीजेपी ने मुझे आगे रखा हुआ है। नहीं, उस बात पे मैं आऊंगा कि जैसे अब आपने कांग्रेस का ड्राबैक बताया, अब बीजेपी पे अपन लोग आते हैं कि जैसे यहाँ डॉक्टर जसवंत यादव स्थापित नेता हैं, रामहित सिंह यादव स्थापित नेता हैं, बाबा बालकनाथ यहाँ स्थापित नेता हैं, संजय शर्मा यहाँ स्थापित नेता हैं, जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा, बनवारी लाल सिंगल, ये सब अपने आप में मठाधीश है और अपने अपनी जगह पे अपना अपना वर्चस्व रखते हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सारे के सारे मन से भूपेंद्र यादव के साथ हैं, या फिर इनकी मजबूरी है, और मजबूरी है तो कहां तक है, क्या खेल कर सकते हैं सारे मिलके? देखो, मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये सब जो जिस पार्टी का है उस पार्टी के लिए उसको काम करना पड़ रहा है। और फिर भूपेंद्र यादव, जैसे बीजेपी की बात लो तो भूपेंद्र यादव से ये उम्मीद है कि मैं भूपेंद्र के काम करके दिखाऊंगा तो हो सकता है मंत्री भी बन जाऊं, तो ये भी तो होड़ लगी रहती है। लेकिन जो लोग एमएलए जीते हैं, इनका प्लस पॉइंट भी है भूपेंद्र यादव को और माइनस पॉइंट भी है, ये सोचना पड़ेगा। प्लस क्या है और माइनस क्या है? प्लस तो ये है कि जो उनके समर्थक हैं वो उसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, उसमें आसानी से वोट मिल जाएगा। लेकिन जो खिलाफ है वो जम करके खिलाफत होंगे, वो भूपेंद्र यादव के खिलाफ नहीं है, वो जो भूपेंद्र यादव का पार्टी का जो लीडर है उसके खिलाफ जितने भी होंगे वो जम करके भूपेंद्र जी की खिलाफत करेंगे, ये तरीका होता है। तो लोग मन बना के जाते हैं कि भूपेंद्र जी को वोट देंगे, और वहां देख लिया रोहितास कुमार, और एक ही तो काट दो भाई, इसकी तो काट। आपके चुनाव में हुआ था जो जो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि 30-32%, 33% वोट से टोटल वोट का जो निर्दलीय सब मिला के जिसको मिलता है वो जीतता है। 65 से 70% वोट उसके खिलाफ होता है। आप देखो, तो आजकल ये चिड़ बड़ी मोटी है, ये बड़ा खतरनाक खेल है कि आप पक्ष में हो तो ये नहीं है कि आपकी वजह से सारा ही वोट आपको मिल गया, आपकी उतनी ही खिलाफत भी झेलनी पड़ेगी कैंडिडेट को।
तो लॉस कैंडिडेट को होता है, उन खुद को तो कोई होता नहीं। और कांग्रेस की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के भी मठाधीश हैं, जैसे स्थापित हैं, इधर जुबेर खान है, उधर फजल हुसैन भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में थे। अब अभी अभी मैं आता हूँ तो और उसके अलावा जैसे संदीप यादव टिकट मांग रहे थे, कई दिनों तक नाराज रहे। बलजीत यादव निर्दलीय थे, वो कुछ समय तक खामोश रहे। अब उन्होंने ललित यादव को समर्थन दिया है। डॉक्टर करण सिंह यादव जो बड़ा चेहरा थे कांग्रेस पार्टी का, उनकी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाना, आपको लग रहा है कि इन सब से कांग्रेस में जो अब लोग हैं ये सारे एक जगह रहेंगे, और जो कांग्रेस छोड़ के डॉक्टर करण सिंह यादव और बलबीर छिल्लर गए हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? इससे कांग्रेस को नुकसान भी होगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। क्यों कि ये लोग, बीजेपी ने पहले बड़ा भारी प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि भ्रष्ट हैं, इन्होंने देश को लूट खाया, इन्होंने तो लूट खाने वालों में यही तो लोग थे भाई, यही तो थे कांग्रेस में, उनको इन्होंने शामिल कर लिया। अभी कोटपुतली में वो पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे आम लोगों से, तो बोला किसको वोट दोगे बाबा? बोला हम कांग्रेस को देंगे कोटपुतली में। अब मोदी जी की मीटिंग, बोलो क्यों दोगे? बोलो जिनको चोर कह रहे थे वो तो सामने बैठे हैं, मोदी जी पास बैठा रखे, वो तो मोदी जी के साथ बैठे हैं। तो लोग सब समझते हैं, लोग एक एक बात का असेसमेंट करते हैं और तब बोलते हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो पार्टी छोड़ के अभी लास्ट में जो गए, भाई उस राज का भी मजा ले लिया, और अब देखा कि ये जहाज तो डूबने वाला है, तो इधर आ गए। अरे जब मजा लिया तो उसको छोड़ के इधर आ गए, तो लेकिन जनता तो देखती है कि बेंचो इधर भी मजा लेना चाहता है। तो जनता ऐसे आदमी को स्वीकार नहीं करती, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी आता है तो फजीता हो जाएगा। और बीजेपी है, बीजेपी में तो मेरे से ज्यादा कौन अनुभवी जानता है। बीजेपी में जो आ गया और वो नॉन आरएसएस का है, तो समझो उसका भविष्य तो जीरो है, भाग्य से ही भले खुलता है। वहां तो फिर अपना पराया देखते हैं। कैडर बेस्ड पार्टी है, इस पार्टी में, बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में अच्छे नेता भी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन ये यूं भाग भाग के अवसरवादियों को जब शामिल कर लेंगे तो गुड़ गोबर सब बराबर। अब डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल ये आ गया अपने दिमाग में कि कांग्रेस किन 3 मुद्दों पर भारी है, जो उनके भाषणबाजी अगर आपने सुने हो तो जनता के बीच में जो परसेप्शन चल रहा है कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं तो उनको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कौन से ऐसे 3-4 बात हैं, 3-4 भाषण में जो कही जा रही है, कौन-कौन से मुद्दे, अगर मुद्दों की बात करें तो कहाँ-कहाँ भारी है दोनों पार्टियां? देखो, सच पूछते हो तो ना तो इन कैंडिडेटों की जनता सुन रही, ना इन पार्टियों की जनता सुन रही। वो कहते हैं ये हमारे को ही पढ़ा रहे हैं, हमने इनको बनाया, ये हमको ही पढ़ा रहे हैं। वो सबके चेहरों को सबको जानते हैं। ये वोट सिर्फ जो अट्रैक्शन है वो मोदी जी का है, इस बार जो अट्रैक्शन है। और कांग्रेस का कैंडिडेट इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कमजोर है कि कांग्रेस में कोई चेहरा ऐसा नहीं जिसकी जनता सुने। सुनने वाला चेहरा आया नहीं। मोदी जी को लोग सुनते हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, 300 क्या कौन सी धारा है वो, 370 का मामला है, ये बड़े मामले हैं। और फिर इनको नॉर्थन इंडिया में इन नारों से बड़ा असर भी पड़ा है। अब इनको काउंटर कौन करे? तो काउंटर करने वाला कांग्रेस के पास कोई है नहीं। जहां काउंटर करते हैं वहां बीजेपी की दाल नहीं गल रही। जैसे बिहार में काउंटर करने वाले हैं तो बीजेपी की नाक में चने चबा रखे, वेस्ट बंगाल में है तो बीजेपी की नाक में चने चबा रखे हैं, आपका उत्तर प्रदेश है तो बीजेपी की नाक में चने। चलिए, अब अंतिम बात ये बता दीजिए कि आपकी नजर में कांग्रेस और बीजेपी में कौन भारी है आज के दिन, या फिर मुकाबला है? नहीं, मुकाबला तो कर जनता, जनता जनता की बेमन से जनता कहती है यार फिर तो मोदी ठीक है। लोग ऐसा कहते हैं कि भाई फिर तो मोदी ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा। नेता नहीं है ना कोई, उसका असर नहीं है। राहुल जी हो सकता है आगे चलकर बड़े नेता हो जाएं, जो घूमेगा फिरेगा वो नेता भी बनेगा एक दिन। लेकिन आज की तारीख में राहुल के खिलाफ इतनी भारी पब्लिसिटी कर दी गई कि वो जनता के गले नहीं उतर। फिर मीडिया, जो डेमोक्रेसी में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका आपस में कटाक्ष कर रहे हैं, राम पर ही कटाक्ष कर रहे हैं। अरे राम तो हमारा इष्ट देव है,
राम तो सबका है, घट घट में है। तो वो राम मंदिर का ही मुद्दे पर बोल रहे हैं। कोई हिंदुत्व की परिभाषा कुछ दे रहा है, सब अपने अपने हिसाब से हिंदू। अब जयपुर ग्रामीण की बात कर लेते हैं, वहां से क्या रहेगा राव राजेंद्र और अनिल चोपड़ा के बीच में? देखिए, आज की तारीख में अनिल चोपड़ा का पलड़ा भारी है। कल मोदी जी की मीटिंग जो हुई, उस मीटिंग से ये सिद्ध हो गया कि वहाँ जो भीड़ थी, एक कायदा है हमारी पार्टियों का कि जो बड़ा नेता आता है तो 10-20 कॉन्स्टिट्यूंसी से में गाड़ियां लगा करके लोग इकट्ठा करते हैं। तो मोदी जी की मीटिंग में तो विशेष ख्याल रखा जाता है कि 1,00,000-2,00,000 आदमी, कम से कम 1,00,000 आदमी तो इकट्ठे होने ही चाहिए। तो चारों तरफ से आदमी आए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर के भी लोग थे, सराउंडिंग लोग थे, सारे थे। तो उसके बावजूद क्या है कि जो इस वक्त हवा जो चल रही है, राव राजेंद्र जी को कैंडिडेट बनाया है। राव राजेंद्र जी कोई नए कैंडिडेट होते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है, विधानसभा में बोलता भी अच्छा है, नॉलेजेबल है। पर राव साहब तो राव साहब भी तो है ना। तो अब राव साहब के बारे में लोग कहते हैं, मेरे को नहीं पता कि राव साहब सीधे मुंह बात नहीं करते। अब उसका कैसे करते हैं वो जाने। लेकिन ये जो कैंडिडेट है, ये लोगों के गले उतर रहा है इस वक्त। अब आगे आगे नेता लोग आएंगे, भाग दौड़ करेंगे, तो अभी तो शुरुआत ही है, आगे देखो क्या नतीजा निकले। लेकिन आज की तारीख में ये पोजीशन है। अलवर की बात करें दोबारा से कि पायलट फैक्टर भी काम करेगा क्या, क्योंकि गुर्जर भी यहाँ निर्णायक भूमिका में है? पायलट फैक्टर बड़ा काम करेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ईमानदारी से राजेश पायलट और अशोक गहलोत राजेश नहीं, सचिन सचिन, हाँ सचिन पायलट, वो तो उनके फादर का भी नाम बड़ा है, खुद का भी बड़ा है। सचिन का भी नाम कोई छोटा नहीं है, बड़ा नाम है। पब्लिक भीड़ को अट्रैक्ट करने वाला नौजवान है। तो दोनों लगे तो फिर तो पूरे राजस्थान में खेल बन जाता, राज ही नहीं बदलता। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, अगर ये दोनों एक होकर लड़ाई लड़ते। अरे इतनी भ्रष्टाचार, इतनी बदमाशियां हुई, इतनी, उसके बावजूद 70 सीट ले आए, तो जीत में कितना सा अंतर रह गया था। 2-2, 2,500 हजार वोट से 20-21 सीट आ रही है इनकी। तो ये एक हो जाए तो फिर बहुत टफ हो जाएगा सारा मामला। जो हमारा 25 का सपना है, आज की तारीख में तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे 25 वाला ये लोग शायद सफल कर लें। लेकिन ये दोनों मजबूत हो गए तो भाई बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, ये मैं बता सकता हूँ। इन दोनों का बहुत असर है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता जिन जिन लोगों ने बंद किया था, वसुंधरा राजे ने अपनी पूरी टीम एक्टिव कर रखी है कि उनको भी घर का रास्ता वापस दिखा दे। देखिए, ये तो राजनीति में एक नया सिस्टम चला है, पहले नहीं था। पहले अनुभवी चेहरों को लोग टिकट देते थे और पार्टियां भी उनको सपोर्ट करती थी, वीक कैंडिडेट देती थी और पार्टियां, ताकि लोकसभा में विद्वान आदमी आए और भारत का मार्गदर्शन करें। अब विपरीत हो गया, जो ताकतवर लोग हैं, जमीनी नेता हैं, जमीनी का अनुभव है, भारत को समझने का जिनको अनुभव है, इनको ठिकाने लगाओ। अब तो ऐसे एक हाथ खड़ा करने वाला चाहिए इनको, जयकारे वाले। जयकारे वाले चाहिए। आपने देखा नहीं, लोकसभा में कोई भी बिल बहस करके पास नहीं होता, हो हा बहुमत से पास कर लेते हैं। ये पहली बार हुआ। हमारी जो विधानसभा, जिसमें मैं 93 से 98 मेंबर था, वो मेरे ख्याल लास्ट विधानसभा थी। अब राजस्थान की विधानसभा में आप जाके देखो, आपको तमाशा देखने को मिलेगा। विधायक बहस कर रहे हैं, विषय पर बहस कर रहे हैं, बिल पे देखने को ही नहीं मिलेगा। ये तो नाम है, रह गए। नहीं, क्या ये सच है क्या कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपने गुट को एक्टिव करके रखी है कि जिन जिन लोगों ने उनका रास्ता लोकसभा मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता था उनका, जिन लोगों ने पत्थर डाले थे उस रास्ते में, उनको निपटाने में लगी हुई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वसुंधरा जी का भी हाल वो है कि उन्होंने मौके को समझा है, मौके की नाजुकता को उन्होंने महसूस किया है, वो चुप बैठी है।
बीजेपी के पक्ष में ही बोलती हैं, अपने बेटे के चुनाव लड़ा रही हैं, कर रही हैं, वो जो भी कर सकता है। अगर वो विधानसभा में नहीं घूमती तो इतना बड़ा परिणाम भी नहीं आता। तो लीडर है, इसमें क्या दो राय है, जो लीडर है वो तो मरता नहीं। ये उदाहरण देते हैं कि जो पार्टी छोड़ गया वो मर गया, ये बहुत गलत है। जो मुर्दा था वो मर गया, और जो पार्टी शरद पवार जी पार्टी छोड़ के गए वो जिंदा है। मेरी बात सुन लो, बंगाल की चीफ मिनिस्टर कांग्रेस छोड़ के गई थी, वो जिंदा है। मुलायम सिंह का परिवार, लालू का परिवार, ये सब अपने दम पर जिंदा है ना, आज भी टक्कर दे रहे हैं, टक्कर, इनको नींद आराम कर रहे हैं। जो लीडर हैं उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता, जो बिगाड़ने वाले स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहेंगे। ये हैं राजनीति के पुराने दिग्गज खिलाड़ी डॉक्टर रोहितास शर्मा, जो बानसूर से विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, और राजनीति का जितना अनुभव डॉक्टर रोहितास शर्मा को है, शायद जिले में कुछ और भी एक दो नेता ऐसे हैं जिनको इतना अनुभव है। पूरे चुनाव पर नजरें हैं इनकी। अब क्या कारण है, मैंने कारण पूछा भी था, अब कारण क्या है, क्यों इतनी गहराई से नजरें गड़ाए हुए हैं इस चुनाव पर। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।